हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कह रहा है जब कोई भी चार्ज या पॉजिटिव हो या निगेटिव, उन चार्ज से न दिखने वाली लाइन या तो निकलती है या उस चार्ज में आकर टर्मिनेट होता है। ये जो इनविजिबल लाइंस है इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं और या इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। पॉजिटिव चार्ज हो तो ये लाइंस उसमें से ओरिजिनेट होता है, निकलता है, और निगेटिव हो तो यही लाइंस उसमें टर्मिनेट होता है, यानी चार्ज पर एंड होता है। इन इनविजिबल लाइंस को क्या कहते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखा, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कह रहे हैं कि ये लाइंस के कारण जब दो चार्ज को आप एक जगह लाते हैं तो दोनों चार्ज के लाइंस जो हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और उसके चलते दोनों चार्ज के बीच फोर्स अप्लाई होता है। इसी फोर्स को कहते हैं कूलम्ब्स फोर्स। सीधी भाषा में कहें कि व्हेन टू चार्जेस आर ब्रिंग नियर बाई देन दे अप्लाई force on each other, and this force of interaction between them is known as Coulomb's force। तो कह रहा है कि Coulomb's force का काउज ऑफ Coulomb's force क्या हुआ, तो काउज ऑफ Coulomb's force हुआ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से हो, प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, दोनों से फ्लक्स ओरिजिनेट होगा और ये दोनों देखो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन का है, तो यहाँ हो जाएगा रिपल्सन। और अगर यही एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, एक से ओरिजिनेट हुआ दूसरे में टर्मिनेट हुआ, दोनों का डायरेक्शन सेम टू सेम लग गया, तो ये हो गया सेम डायरेक्शन। तो इस केस में अट्रैक्ट का केस बनता है। अट्रैक्ट यानी जिसको सिंपल भाषा, स्टैंडर्ड भाषा में कहें तो जब इलेक्ट्रिक लाइन से अपोजिट डायरेक्शन का होता है तब रिपल्सन होता है, और जब ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइन से सेम डायरेक्शन का होता है तो वहां पर अट्रैक्शन का जन्म होता है। इसको सिंपल भाषा में 10th क्लास में पढ़े थे कि जब सेम चार्ज हो तो रिपल्सन होता है, और जब अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्शन होता है। पढ़े थे, प्लस प्लस रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, माइनस माइनस रिपल्सन, माइनस प्लस अट्रैक्शन। जब सेम हो तब अट्रैक्शन, और जब अपोजिट हो तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा रिपल्सन है। इस बात को यहां लिख के भी समझ सकते हैं। अगर दोनों प्लस है तो यहां हो जाएगा रिपल्सन, एक माइनस एक प्लस है तो हो गया अट्रैक्शन, और फिर दोनों माइनस तब हो जाएगा रिपल्सन, और अगर दोनों एक प्लस और एक माइनस तो हो जाएगा इस केस में अट्रैक्शन है। तो ये चीज भी सीखना पता कि सेम साइन हो तो रिपल्सन और अपोजिट साइन हो तो अट्रैक्शन। अब इन्हीं बातों को जो समझे उसे यहाँ लिख दिया मैंने। When two charges are kept at some distance, then they interact with each other, that is they apply force on each other. This force of interaction between charges is known as Coulomb's force। तो कह रहा है कि इसे क्या कहते हैं, कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। कह रहा है दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा, ये तो समझ में आ गया। कितना फोर्स लगेगा ये बताने के लिए जो लॉ है, नियम है, उसे कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, जिसमें दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, उसका डायरेक्शन दोनों डिफाइंड करते हैं। तो इतना लिखे सीखे, उसके बाद बताते हैं कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ।
अब तक जो सीखे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सा हुआ। फर्स्ट, हर एक चार्ज के लिए वो इनविजिबल लाइंस होता है, उससे या तो उस चार्ज से ओरिजिनेट होता है या चार्ज में इन करता है। पॉजिटिव अगर चार्ज है कोई भी तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट होगा, और निगेटिव है तो इसमें टर्मिनेट होगा। तो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट होगा और इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस टर्मिनेट होगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिक लाइंस के कारण ही फोर्स लगता है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइंस चार्जेस इंटरैक्ट। ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्जेस इंटरैक्ट। इसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के चलते चार्ज है जो इंटरैक्ट करता है, इसी के चलते। ये अगर दोनों सेम हो जाए, जैसे +2 कूलम्ब और एक ले लिए -1 कूलम्ब, तो +2 कूलम्ब से ओरिजिनेट होगा और माइनस है तो इसमें टर्मिनेट होगा। ओरिजिनेट मीन्स निकलना, टर्मिनेट मीन्स खत्म होना। करे दोनों जब मिलेगा तो इस केस में देखो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, सेम डायरेक्शन, तो इस केस में क्या बन जाएगा, ये केस बनेगा ट्रैक्शन। ऐसे ही -5 कूलम्ब -10 कूलम्ब, ये टर्मिनेट होगा माइनस में और इधर भी टर्मिनेट होगा। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां हो जाएगा रिपल्सन। ठीक है। कह रहा है कि इन चीजों में एक चीज और अनुभव हुआ कि यही अट्रैक्शन रिपल्सन, ये क्या हो गया, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इसी को कहते हैं, या कहें फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये हो गया फोर्स बिटवीन चार्जेस। जब दो चार्ज यहां पे लगाया जाए Q1 Q2 और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, तो स्वाभाविक है चार्ज अगर बड़ा हो, ये चार्ज जितना बड़ा होगा फोर्स का मान उतना बड़ा होगा। चार्ज अगर ज्यादा हो, ज्यादा ताकतवर चार्ज होगा तो उससे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा और उन दोनों के बीच का इंटरैक्शन का जो फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। यानी इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का। ये दूर जितना होगा इलेक्ट्रिक लाइंस उतना कमजोर पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस है जो चारों तरफ ऐसे फैल रहा है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस दूर जाने पर कमजोर पड़ेगा। और जैसे जैसे दोनों ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस का ताकत जो है दूरी बढ़ने के साथ ये कमजोर पड़ेगा। तो जब दूरी बढ़ेगा तो कह रहा है कि ये जो फोर्स है वो तेजी से घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है दोनों के बीच लगने वाले डिस्टेंस का। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 बटा R²। तो कूलम्ब्स लॉ लिखने से पहले इतना बात व्यावहारिक में समझे कि अगर हम अपने से भी सोचे होते, कूलम्ब्स लॉ रटने के बदले अपने फील किए होते कि दो चार्ज के बीच का फोर्स चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस पे निर्भर करता है, और अगर चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ताकतवर होगा तो वो फोर्स ज्यादा होगा। और वो फोर्स इलेक्ट्रिक लाइंस कब ताकतवर होगा, जब चार्ज का मान क्या होगा, ज्यादा। 2 कूलम्ब और 1 कूलम्ब के बीच लगने वाले फोर्स के तुलना में 5 कूलम्ब और 10 कूलम्ब के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो इन्हीं बातों को एक रूल में कन्वर्ट कर दिया गया जिसे हम लोग नाम देते हैं कूलम्ब्स लॉ।
तो इन बातों को जो समझे उसे एक नियम के तहत पढ़ लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ नाम से। करेगी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो समझे हुए हैं उसी बात को यहाँ लैंग्वेज में लिख देंगे हम लोग। क्या समझे थे कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स उस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसी दोनों बात को यहाँ लॉ में लिख देते हैं। टू सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लिखिए, समझे हुए। प्लस सेम चार्ज हो तो रिपल्सन और अपोजिट हो तो अट्रैक्शन। काउच भी जानते हैं, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर अपोजिट हो तो रिपल्सन, पैरेलल हो सेम डायरेक्शन में हो तब अट्रैक्शन। फिर दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द चार्जेज is directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of distance between charges. Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ए हुआ, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है। दोनों को एक साथ लिख दें, Q1 Q2 और ये नीचे चला गया आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटाएं तो आगे आया K इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ बिटवीन द चार्जेस। तो K को यहाँ कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K का वैल्यू निकाला जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया था, लेकिन पहले एप्सिलॉन होगा। किसी भी जनरल मीडियम में एप्सिलॉन लिखते हैं, इस सिंबल को पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। तो कह रहा है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसी भी मीडियम के लिए ले तो एप्सिलॉन वर्ड यूज करते हैं, और अगर स्पेशली एयर के लिए, वैक्यूम के लिए ले तब लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो कह रहा है, अभी उस पे आएंगे एप्सिलॉन क्या है, लेकिन पहले तो ये देखें कि फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2 प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, एक साथ किए Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है? तो कह रहा है एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस है। कह रहा है कि चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक लाइन से वही डिफाइन करता है कि कितना फोर्स लगेगा, और हर एक मीडियम में वो लाइंस अलग अलग पावर से इंटरैक्ट करेगा। तो वो जो मीडियम है वो डिसाइड करेगा कि कितना फोर्स से वो इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरैक्ट करेगा, यानी कितना फोर्स दोनों चार्ज के बीच लगेगा। तो कह रहा है कि ये मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं एप्सिलॉन के जरिए, एप्सिलॉन। और जनरल मीडियम के लिए एप्सिलॉन, एयर और वैक्यूम के लिए हो तो उसी को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो आगे लिखते पढ़ते हैं इसे भी। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लिखे उसके अबाउट और सीखते हैं। कह रहा है कि K समझ तो चुके कि K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन मीडियम, जो भी बार बार समझे। कह रहा है कि अबाउट K, अब उसे लिख कर समझा देता हूं। K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। कह रहा है कि चार्ज के बीच रहने वाले मीडियम पर डिपेंड करता है K का वैल्यू, एंड इज गिवन बाई K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर दिस सिंबल इज रीड एज एप्सिलॉन, या दिस सिंबल इज रीड एज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कह रहा है किसी भी मीडियम का यह एबिलिटी कि वो दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस को
कितना आने जाने दे रहा है अपने थ्रू, इसे कहते हैं परमिटिविटी। एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नोन एज परमिटिविटी। दैट मीन्स permittivity is the property which affect the force of interaction between two charges, which affect Coulomb's force between two charges। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिफाइंड कर देते हैं। देखो समझ जितना भी ले, नोट्स तो एक टेंटेटिव लिखते चलना है। इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस चेंजेस। कह रहे यह वह गुण है जिसके चलते दो चार्ज के बीच का फोर्स चेंज होता है। फोर्स चेंज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का इंटरैक्टिंग पावर चेंज होता है और इसी की वजह से वो फोर्स चेंज हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ, कह रहे कि जब किसी भी मीडियम का लें तो एप्सिलॉन कहते हैं, और जब एयर का स्पेशली लें तो उसे क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी, कह रहे हर चीज का तुलनात्मक स्टडी जरूरी होता है। जब स्टैंडर्ड वैक्यूम के एबिलिटी को, एक वैक्यूम में इलेक्ट्रिक लाइंस कितने पावर से चल सकता है, इस एबिलिटी को अगर एप्सिलॉन नॉट कहे तो इसके तुलना में ऑयल अनदर मीडियम हुआ, वाटर अनदर मीडियम हुआ, तो इन सब मीडियम में इलेक्ट्रिक लाइंस किस पावर से चलेगा, तो इसको तुलना कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एबिलिटी ऑफ मीडियम बटा एबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो इसे नाम देते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। कह रहे हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी का ऑफ वैक्यूम जब लिखते हैं तो इसमें एक चीज और यहां मेंशन कर दें, इसी को कहते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जो आगे बहुत बार यूज होगा आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो कह रहा है कि किसी भी मीडियम का एबिलिटी कहलाता है एप्सिलॉन, और अगर एयर के केस में, वैक्यूम के केस में होता है एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम का एबिलिटी बटा एयर या वैक्यूम का एबिलिटी, ये जो रेशियो आता है इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन आर, ये दोनों का देखते हैं। मिटाओ इसे। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी। कह रहे कि कितना हो जाएगा, देखिए जरा। F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर, ये आया निकल करके। यूनिट कितना हो गया? यूनिट देखो, चार्ज का कूलम
फोर्स का न्यूटन और आर का मीटर डिस्टेंस, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और तोड़े, कूलम्ब को लिख सकते थे एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन का कितना हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां मीटर स्क्वायर, कुल मिलाकर तोड़कर आ गया एम्पियर स्क्वायर सेकेंड और बाई केजी मीटर क्यूब। तो इतना लिख दिए। मेनली यूनिट यही यूज किया जाता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। कूलम्ब स्क्वायर चार्ज Q1 Q2 का कूलम्ब, फोर्स का न्यूटन और आर का मीटर, तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। डायमेंशन लिखें, डायमेंशन लिखने के लिए तोड़ा हुआ वाला फॉर्म ज्यादा सही रहेगा। ए को यही रखे, एस टाइम है, टाइम 4 केजी, मास एम और मीटर एल, लेंथ है m -1 l -3 t4 a2, ये डायमेंशन हो गया एप्सिलॉन का। और जो एप्सिलॉन का होगा तो वही हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। कह रहे कि जो एप्सिलॉन का यूनिट डायमेंशन होगा वही हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, तो वो लिखे यूनिट और डायमेंशन। अब कह रहा है कि एप्सिलॉन आर का क्या होगा। इतना सीखने के बाद एप्सिलॉन आर का अगर सीखें, यहीं पे लिख देता हूं, फॉर एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। दोनों जब परमिटिविटी ही है तो दोनों का हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे भी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। और एप्सिलॉन आर को ही क्या पढ़े थे, रिलेटिव परमिटिविटी या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी यही हो गया, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। इतना लिखते समय एक बात और मेंशन करना था कि एप्सिलॉन जब फोर्स लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो कह रहे इतना आप जब लिख ले समझ लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी के का वैल्यू कितना होगा और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, वो देखते हैं। F इक्वल टू, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर है एयर में या वैक्यूम में, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच इफ नॉट, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ऐसे लिखे। तो कह रहा है कि ये जो टर्म है इसी को हम लोग मानते हैं के, तो या ऐसे भी लिखते के Q1 Q2 बटा r स्क्वायर है। तो कह रहा है कि इस केस में इसको भी के नॉट कह देते हैं एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट के केस में। तो के नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो कह रहा है कि इस के नॉट का यूनिट कितना हो जाएगा इस टोटल का। तो जब इस तरह से लिखेंगे के नॉट इक्वल टू एफ नॉट आर स्क्वायर और बटा Q1 Q2, के नॉट इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, और के नॉट तो बाद में रखेंगे, अभी के नाम से सीधा रखते हैं, के न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इंटू कूलम्ब। तो के का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम्ब स्क्वायर, ये आ जाएगा निकल करके। और अगर पूरा लिखें तो केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड 4 इंटू एम्पियर स्क्वायर। इस आधार पे डायमेंशन लिख देते इसका के का, तो कितना हो जाता ml3 T-4 A-2, यानी एप्सिलॉन का उल्टा आ गया। अब इस के का के नॉट, अगर एप्सिलॉन नॉट है तो इसी के को यहाँ के नॉट कहे हम लोग, एयर के केस में, वैक्यूम के केस में। इस के नॉट का वैल्यू कितना होता है 10⁹ और कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो के नॉट का अगर वैल्यू अक्सर न्यूमेरिकल बनाते समय डायरेक्टली ही यूज हो जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा, वो डायरेक्टली यूज होगा और उसमें चेंज करके नहीं यूज कर सकते इसे। और इसी से अब एप्सिलॉन नॉट का भी निकल जाएगा। तो के नॉट वाला वैल्यू इसको सजा करके रखे कि एयर के केस में के नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁹, यहाँ 9 भी होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जब इतना लिखे तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इतना, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹ और कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू लिख दें एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर कि मुझे पढ़ाते हुए याद हो गया है, आप इसे निकाल भी लोगे तो इतना ही वैल्यू निकल करके आएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों न्यूमेरिकल बनाने में इस डायरेक्टली यूज आते रहेगा आपको। और एक कूलम्ब्स लॉ सीखा हम लोगों ने। जब कूलम्ब्स लॉ सीख गए तो अब इस पे न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है, और इसमें इतना ही। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे ढेर सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो इसमें इतना ही बस।